NISM VA म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम में के लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। पहले अपन जान लेते हैं कि NISM का जो सर्टिफिकेट एग्जाम है वो है क्या, उसका क्राइटेरिया क्या है। तो ये NISM की वेबसाइट है। यहाँ पे अगर अपन सर्टिफिकेशन को टाइप क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलता है और यहाँ से सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशंस यहाँ पे गए तो NISM XVA, तो ये आपका दे रहा है NISM VA 7th नंबर पे है। तो नंबर जरूर याद रखिएगा जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं। VA म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। एग्जाम का ड्यूरेशन है 2 आवर्स। फीस इसकी है 1500 और 100 मार्क्स के क्वेश्चंस है। एग्जाम में अगर आपको पास होना है, पासिंग मार्क इसके 50 है, 50 मार्क्स है। ठीक है, तो ये आपका लिंक खुल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपको पूरे डिटेल मिल जाएगा कौन ये एग्जाम दे सकता है। इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि अगर कोई अपना खुद का अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है तो वो एग्जाम ये दे सकते हैं। एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंगेज इन सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड, यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं और सेल और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं म्यूचुअल फंड का, तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। एम्प्लॉय ऑफ असेट मैनेजमेंट कंपनी स्पेशल पर्सन इंगेज इन सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो AMC की जो कंपनीज है उसमें भी आप अगर एम्प्लॉयज है तो ये एग्जाम दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? नो द बेसिक ऑफ म्यूचुअल फंड एंड देयर रोल एंड स्ट्रक्चर, डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम एंड फीचर्स। तो इस एग्जाम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि बेसिक ऑफ म्यूचुअल फंड पता करना, डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स, अंडरस्टैंड हाउ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन मार्केट प्लेस, इसकी लीगैलिटी क्या है, अकाउंटिंग क्या है, वैल्यूएशन, टैक्स, ये सब जानना। अब असेसमेंट क्या है इसका? फिर 2 आवर्स का एग्जाम है, 1 मार्क्स ईच। और इसमें याद रखिएगा कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 50% आपको लाना है, 100 में 50, नो निगेटिव मार्किंग। और मेरा अगर आप पर्सनल सलाह माने तो ये बहुत ही इजी एग्जाम है। ठीक है, और इसमें एक चीज याद रखिएगा, अगर आप अपनी प्रोफाइल यहाँ पे बनाते हैं तो आपको अपना पैन कार्ड नंबर इसमें अटैच करना होगा। और विथ इन अ 1 डे जब आप आपका प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगा NISM से, तब ये आप इस एग्जाम के लिए एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी एग्जाम है। लेकिन मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, वो भी फिनेंशियल फील्ड से रिलेटेड, तो यहाँ एग्जाम पास करने से कुछ नहीं होता है। आपको और आपका जो नॉलेज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिटेल स्टडी करते हैं तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा फील्ड में। जैसे आप क्लाइंट से डील करेंगे, चाहे आप खुद का अगर ये खुद का पर्सनल अगर करते हैं या कहीं एम्प्लॉय हैं तो करते हैं, तो आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका नॉलेज लेवल कितना है। आप कस्टमर के क्रॉस क्वेश्चंस के कितने अच्छे से जवाब दे सकते हैं। तो जवाब वही इंसान दे सकता है जिसका बेसिक क्लियर हो। अगर आपको बेसिक नहीं पता है, केवल आपने एग्जाम पास कर लिया, तो आपको इसका कोई बेनिफिट प्रैक्टिकल नहीं होने वाला। थ्योरेटिकली ये एग्जाम आपके लिए इजी है, आपने पास कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकल इसका कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इस एग्जाम को, ये एकदम बेसिक है, एकदम इजी है, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको फायदा होना चाहिए ना, कोई भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उसका फायदा होना चाहिए। ये आपको जो नॉलेज आज से मैं प्रोवाइड करूंगा,
वो आपको नॉट ओनली एग्जाम बट आपको प्रैक्टिकली भी आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ये अपना मैंने आपको पूरा इसका डिटेल बता दिया। NISM सीरीज VA म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। ठीक है, 50% आपका पासिंग क्राइटेरिया है, और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। वैलिडिटी 3 इयर्स की है, 3 साल की वैलिडिटी रहेगी। उसके बाद आपको CPE एग्जाम देना पड़ेगा। CPE होता है वो इजी होता है। 3 इयर्स के बाद आप चाहें तो री एग्जाम दे के भी आप वापस ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ठीक है। तो ये जो सामने अभी आपको ये स्क्रीन दिख रही है, ये PDF है। PDF जो जो मैंने आपसे बुक शेयर की है व्हाट्सएप में, वो ग्रुप में, उसका ये PDF वर्जन है। ठीक है, जो मैंने आपसे शेयर किया है। तो ये इसके चैप्टर्स वाइज है। चैप्टर 1 है इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप, कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड चैप्टर 2, लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया चैप्टर 3, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चैप्टर 4, स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन चैप्टर 5, चैप्टर 6 है फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल मैनेजमेंट, चैप्टर 7 है नेट असेट वैल्यू टोटल एक्सपेंस रेशो एंड प्राइसिंग ऑफ यूनिट्स, चैप्टर 8 है टैक्सेशन, चैप्टर 9 इन्वेस्टर एट सर्विसेज, चैप्टर 10 रिस्क रिटर्न एंड परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड, चैप्टर 11 है म्यूचुअल फंड एंड स्कीम परफॉर्मेंस, और 12th है म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्शन। तो ये टोटल 12 चैप्टर्स हैं, 300 पेज के हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इनका वेटेज देखा जाए, तो चैप्टर 1 का वेटेज है 8%, चैप्टर 2 का है 6, चैप्टर 3 का है 4, चैप्टर 4 एंड 4 5 का है 10 मार्क्स, और सबसे ज्यादा जो वेटेज है चैप्टर 12 और चैप्टर 9, ये दोनों का सबसे ज्यादा वेटेज है। 15 15 नंबर्स के क्वेश्चन यहां से आते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये याद रखिए कि हम तो चैप्टर 1 से अगर बेसिक नहीं जानेंगे, चैप्टर 1 या 2 या 3 ये इसको ही अगर नहीं जानेंगे, तो आगे कैसे आपको पता चलेगा कि ये इसको कैसे आप डिटेल में समझ पाएंगे। अगर आपको इसको अच्छे मार्क्स से पास करना है, हिंदी लैंग्वेज में शायद होता होगा, लेकिन हिंदी में दिक्कत क्या होती है, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है ना बहुत सारी चेंज हो जाती है, तो खुद में थोड़ा समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मेरे को हिंदी का इसका पता नहीं है। अ, और वैसे ना इंग्लिश, अगर सिंपल इंग्लिश भी आती है ना, तो आप ये एग्जाम इंग्लिश में दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है ये आपको हर जगह ना इंग्लिश में ही दिखेगी। कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी आप जब रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो ये टर्मिनोलॉजी आपको हर जगह इंग्लिश में ही मिलेगी। इजी है, लेकिन ये है कि बेस बेस जो बनाना है उसके लिए बहुत जिनको बेस बनाना है उनके लिए फायदा है। मैं आपको हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके। तो जो एग्जाम में जो पूछता भी है ना, लैंग्वेज जो होती है उसकी, अ, वो सिंपल इंग्लिश रहती है, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बोलता हूँ चैलेंज है, एक्सेप्ट करिए। क्योंकि अगर आपको जब यहाँ तो अगर हिंदी में, ठीक है, मैं भी हिंदी मीडियम का ही स्टूडेंट हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे को ये नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं अपना अपना अ, अपनी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन ये एग्जाम ऐसा हिंदी और इंग्लिश से इसका कोई रिलेशन नहीं है। मैं आपको डिटेल भी इसकी हिंदी में ही पढ़ाऊंगा। मेरा ये जो पोर्टफोलियो है, यानी कि जो मेरी प्रोफाइल है, उसमें मैंने ये NISM म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, NISM VII इक्विटी डेरिवेटिव, और NISM रिसर्च एनालिस्ट, ये 3 एग्जाम मैंने पास करके रखा है लास्ट 1 ईयर में। ठीक है,
तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा बेसिक स्टडी कर लेते हैं जो अपने को काम आएगी। ठीक है। इसको केवल एंजॉय करके पढ़िए, मजे से पढ़िए कि अपन कुछ नया सीखने वाले हैं। अगर आप सीखने के उद्देश्य से पढ़ेंगे तो एग्जाम तो निकलेगा ही, नॉलेज भी बढ़ेगा और टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। इसको प्रैक्टिकल जो आप मार्केट में अगर डील करते हैं तो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देखिएगा। तो चैप्टर 1 है इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। तो चैप्टर 1 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वेस्टर एंड देयर फाइनेंशियल गोल, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, डिफरेंट असेट्स क्लास, इन्वेस्टमेंट रिस्क, रिस्क मेजर्स एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, behavior bias in investment decision making, risk profiling, understanding assets allocation, do it yourself versus taking professional help। तो इतनी चीजें अपने सीखने को मिलेगी। ठीक है। मैं इसके नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। वो नोट्स को भी अगर आप एग्जाम के 2 दिन पहले भी अच्छे से देख के जाएंगे तो आपका एग्जाम श्योर शॉट निकलेगा। बस एक चीज याद रखिएगा, एग्जाम देने जाएंगे तो आपको 2 आवर्स पूरे एग्जाम में बैठना है। ऐसा नहीं है कि नहीं बना या बना तो 1 आवर्स में ही तुरंत तुरंत टिक किए और निकल गए, तो उसमें आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसमें एक दो केस स्टडी भी पूछता है जो इजी रहता है। तो पहला है इन्वेस्टर्स एंड देयर फाइनेंशियल गोल्स। तो लोग क्या बोलते हैं? प्लीज सजेस्ट सम गुड इन्वेस्टमेंट, विच म्यूचुअल फंड स्कीम शुड वन बाय दिस ईयर। लोग बोलते हैं ना कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट बताइए, कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम जो है हम इस साल बाय कर सकते हैं, विच इज द बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम, विच इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, शुड आई इन्वेस्ट इन स्टॉक और रियल रियल एस्टेट, विच इज व्हाट इज योर व्यू ऑन द स्टॉक मार्केट। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली, अगर आप म्यूचुअल फंड में डील करते हैं या मार्केट में डील करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली लोग पूछा करते हैं। ठीक है। On here, there's many similar question very regularly. This is issue with this question. These are about to investment and not the investor. The investor need are not even discussed. तो ये तो बस क्वेश्चंस है। ठीक है। A leadership guru best selling author Simon Singh say start with why. The discussion of investment must start with why. जब इन्वेस्टमेंट में डिस्कस होता है तो वाई से शुरू होता है। आप क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? वाई क्यों कर रहे हो भाई? पैसे तो आपके पास हैं तो उसको क्या करना, क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? रिस्क भी तो है, वहां से पैसे आपके डूब भी तो सकते हैं। तो वाई, क्योंकि हमको फ्यूचर में उसमें अच्छे रिटर्न दिख रहे हैं इसलिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना। तो वाई का आंसर क्या हुआ? गुड रिटर्न। जैसे यहाँ एक केस स्टडी दिया है कि शालिनी है, 8 ईयर ओल्ड गर्ल्स, एक मिडिल क्लास मिड साइज टाउन में रहते हैं विथ हर पेरेंट्स। ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है साइंटिस्ट लोगों से, इंडियन स्पेस। तो उनका ये कहना है कि मैं आने वाले टाइम में साइंटिस्ट बनूंगी। तो जो उनके पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि ठीक है आप बनिए। ठीक है। तो वो सपोर्ट भी करना चाहते हैं। सेकेंड एक यहाँ पे दिया है, एक रविंद्र है 45 ईयर ओल्ड के, वो वर्किंग एज ए इंजीनियर इन लार्ज मल्टीनेशनल फर्म। वो एक मल्टीनेशनल फर्म में काम करते हैं। हिज वाइफ इज होम मेकर। सिंस द कंपनी डजंट प्रोवाइड एनी पेंशन प्लान, तो उनकी कंपनी कोई उनको पेंशन प्लान प्रोवाइड नहीं करती है। तो ही इज वरीड अबाउट हाउ दे वुड बी एबल टू लिव इन अ कंफर्टेबल लाइफ वंस ही रिटायर्ड। तो रविंद्र को क्या टेंशन है? रिटायरमेंट प्लान का टेंशन है। 45 ईयर्स के हैं, उनको रिटायरमेंट का टेंशन है। शालिनी के पेरेंट्स को क्या क्या उनको सपोर्ट देना है। तो उनको क्या है कि अभी तो वो 8 साल की है, लेकिन जब वो बड़ी हो जाएंगी और जब उनको साइंटिस्ट बनना होगा तो उस समय जो एजुकेशन में खर्चा आएगा उनकी उनको टेंशन है। ठीक है। थर्ड जो केस स्टडी दिया है, सुरिंदर सिंह हैज रिसेंटली मूव टू लार्ज सिटी फ्रॉम हिज होम टाउन। तो एक सुरेंद्र सिंह है जो बड़ी सिटी में गए हैं अपना घर छोड़ के।
ठीक है, जैसा उनको एक प्रमोशन मिला, एज ही गॉट द प्रमोशन एंड ट्रांसफर इन द कंपनी वेयर ही वर्क, उनका नौकरी अच्छा है, बट उनको प्रॉब्लम क्या है कि उनको एक अच्छा घर नहीं मिल रहा है। तो वो अपन घर की तलाश में है, होम लोन लेना चाहते हैं या अच्छे बजट में उनको घर मिल जाए। फोर्थ स्टडी क्या है, मिस्टर डिसूजा, मिसेस डिसूजा हैज रिसेंटली रिटायर फ्रॉम हर जॉब। तो जो मिसेस डिसूजा है वो रिटायर हो गए अपने जॉब से, उनको बहुत लंबा लार्ज सम अमाउंट मिला है रिटायरमेंट बेनिफिट में। तो उनको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है कि उनको रेगुलर इनकम मिलते रहे टू लीव अ कंफर्टेबल लाइफ। तो यहाँ पे अपन ने 4 स्टडी देखा, एक शालिनी जो 8 ईयर की है, रविंद्र जो 45 साल के हैं, उनको पेंशन प्लान चाहिए, सुरेंद्र जिनको अपने लिए घर बनाना है यानी कि हाउस की तलाश में है, फोर्थ है मिसेस डिसूजा जो रिटायर हो गए, जिनको बहुत पैसे मिले हैं, ठीक है, लेकिन वहां से उनको रेगुलर इनकम चाहिए। तो चारों के जो फिनेंशियल डिसीजन है या फिनेंशियल गोल हैं वो अलग अलग है, ठीक है, चारों के जो फिनेंशियल गोल हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। द एबोव आर सम एग्जांपल ऑफ कॉमन सिचुएशन वी रेगुलरली इन आवर ओन लाइफ और लाइफ्स ऑफ पीपल अराउंड अस। तो ये जो अपन ने डिस्कस किया, ऐसी लाइफ, ऐसी सिचुएशन हमको हमेशा देखने को मिलती है ऑल ओवर। आप पूरे फील्ड में भी जाएंगे फिनेंशियल, आप जब फिनेंशियल फील्ड में उतरेंगे या आप ऑलरेडी फिनेंशियल फील्ड में होंगे, तो आपको इस टाइप के डेली इस टाइप के सिचुएशन हैंडल करने पड़ते हैं, ठीक है। देयर आर न्यूमरस एग्जांपल ऑफ सच फिनेंशियल गोल, एमंग मोस्ट कॉमन आर फंडिंग अ चाइल्ड एजुकेशन। तो चाइल्ड एजुकेशन के लिए फंडिंग करना, मैरिज ऑफ वन सन्स और डॉटर, बच्चों की शादी में, फंडिंग द लाइफस्टाइल इन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद फंडिंग के लिए, बाइंग अ व्हीकल, कोई व्हीकल बाय करना चाहता है, कोई अपने घर को रिनोवेट करना चाहता है, या कोई बड़े वेकेशन में जाना चाहता है छुट्टियां बिताने। देयर कुड बी सन नॉट सो कॉमन वन लाइक स्टार्टिंग वन ओन बिजनेस, कुछ कुछ लोगों को अपना खुद का बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है, ओन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फंड की जरूरत है। तो सबके जो फिनेंशियल गोल हैं, हाँ रिकॉर्डिंग है, मिल जाएगा सर, हाँ मिल जाएगा। तो सबके अपने अपने फिनेंशियल गोल्स हैं, ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन किसी का गोल है, किसी का डॉटर और सन्स की मैरिज है, रिटायरमेंट है, किसी को व्हीकल लेना है, किसी को घर रिनोवेट करना है, वेकेशन में जाना है। तो गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज व्हाइल प्लानिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। As see above, all financial goals are about to need for money that cannot be fulfilled through the inflow at that time. While the expense for the goal may be high or low, the income may be less than amount required to fund the goal. This is where money need to withdraw from the investment. This is why one need to invest the money. तो पहला जो स्टेप है गोल सेटिंग का, वो आइडेंटिफाई करना कि हमको कौन सा इवेंट हमारी लाइफ में होने वाला है। सम ऑफ देस आर डिजायरेबल एंड कैन बी प्लान, वेयर सम अदर विच में बी अनडिजायरेबल मे स्प्रिंग एज अ सरप्राइज। Those events with potential negative outcome will be undesirable. Some of the death of family member, hospitalization, accident, theft, fire. तो इस टाइप के भी इवेंट्स हमारे साथ होते हैं, तो ये अनडिजायरेबल है ना। अचानक से कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो गया जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा आ गया, एक्सीडेंट, घर में चोरी हो गई या फायर, आग लग गया। वन कैन नॉट प्लान टू फंड द एक्सपेंस एसोसिएटेड विद सच इवेंट थ्रू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ऐसे इवेंट्स को अपन इन्वेस्टमेंट के थ्रू प्लान नहीं कर सकते, ठीक है। वी कैन क्रिएट अ इमरजेंसी फंड यूजिंग सम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। तो इसके लिए अपन इमरजेंसी फंड, ठीक है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट करके अपना प्लान कर सकते हैं, ठीक है। इसको इमरजेंसी फंड बोला जाता है। अगर इसको
प्रैक्टिकल भाषा में बोले तो ये इमरजेंसी फंड में ही काम आते हैं। ठीक है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द इवेंट्स, वन नीड टू असाइन प्रायोरिटीज। अगर अपन ने अपना फिनेंशियल गोल को आइडेंटिफाइड कर लिया है तो अब अपने को प्रायोरिटी देखनी है। तो पहले आएगा चाइल्ड का एजुकेशन, जो पहले होगा। रिटायरमेंट उसके बाद। ठीक है। वेयर ग्रांड वेकेशन में भी गुड टू हैव अ गोल, यानी कि ठीक रहा तो अपन ले सकते हैं ग्रैंड वेकेशन। ठीक है। तो अपनी प्रायोरिटी या अपना फिनेंशियल गोल अपन प्रायोरिटी के अनुसार बना सकते हैं। ठीक है। एक होता है शॉर्ट टर्म नीड और लॉन्ग टर्म गोल। दो टाइप्स के होते हैं। दिस लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ बिगिनिंग ऑफ चैप्टर, शालिनी हायर एजुकेशन इज रफली 10 ईयर अवे। जैसे अब शालिनी 8 साल की है जो अपन ने रीड किया, तो उनको जो फंड की जरूरत पड़ेगी वो कब पड़ेगी? 10 साल बाद, जब वो 18 के हो जाएंगे। ठीक है। और रविंद्र में वर्क फॉर अनदर 15 ईयर, क्योंकि रविंद्र 45 साल के हैं तो 15 साल और काम कर सकते हैं, तो उनको रिटायरमेंट फंड की जरूरत 15 साल बाद पड़ेगी। ठीक है। और सुरेंद्र सिंह जी जो नई जगह शिफ्ट हुए हैं जहां उनको घर चाहिए, तो उनको 1 2 साल 3 साल में उनको वो घर खरीदना है ना, उसको ज्यादा टाइम वो वेट नहीं कर सकते। और जो मिसेस डिसूजा है, जो रिटायर हुए हैं, जिनके पास बहुत सारा लमसम फंड आया है, उनको क्या चाहिए? तुरंत चाहिए। यानी कि वो फंड ऐसी जगह डाले जहां उनको नेक्स्ट मंथ से या नेक्स्ट आने वाले 1 2 महीने में उनको रिटर्न आना शुरू हो जाए। रविंद्र वुड ऑल्सो एंटर अ सिमिलर सिचुएशन ऑन रिटायरमेंट। तो जो रविंद्र हैं वो भी सेम सिचुएशन में आ सकते हैं जो मिसेस डिसूजा अभी फेस कर रहे हैं। The retirement goal can be broke into two parts: accumulating a sum for retirement, then taking income out of corpus that accumulated. तो रिटायरमेंट गोल दो टाइप का हो सकता है कि रिटायरमेंट हुआ तो अपन लमसम अमाउंट अपने को मिल गया विथ अच्छे रिटर्न के साथ, या दूसरा क्या होता है कि अपन ने जो एक्यूमुलेट किया है पैसा उसको वापस अपन ऐसी स्कीम में लगा दिए जो इनकम जनरेटिंग स्कीम है। ठीक है। तो इस टाइप के गोल्स को अपन कैसे डिसाइड करते हैं? इमीडिएट टर्म, नियर टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में कौन सा आया? शालिनीज हायर एजुकेशन। रविंद्र के भी, रविंद्र जो पेंशन रिटायरमेंट फंड जिनको चाहिए वो भी लॉन्ग टर्म में आया। ठीक है। तो ऐसे अपने को पता करना है कि कौन सा किनको फंड की जरूरत इमीडिएट है और किनको लॉन्ग टर्म के बाद, यानी कि आफ्टर 10 15 ईयर्स उनको पैसे की जरूरत है। ठीक है। देखिए अब पहला चीज है फिनेंशियल गोल, टाइम होरिजन फॉर देयर अचीवमेंट एंड इन्फ्लेशन। तो ये चीज याद रखिए कि हमने तो फिनेंशियल गोल बना लिया और उसमें अपन ने इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू कर दिया, लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो चीज आज 100 रुपीज में मिल रही है वो आने वाले 10 साल बाद कितने की मिलेगी? तो हर साल इन्फ्लेशन, जो महंगाई की जो दर बढ़ रही है, उससे हमारे जो फिनेंशियल गोल हैं उसके अमाउंट में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे यहां दिया है, शालिनी द 8 year old वांट टू बी अ स्पेस साइंटिस्ट फॉर विच शी नीड गुड क्वालिटी एजुकेशन, हाउ मच वुड सच एजुकेशन कॉस्ट? दिस क्वेश्चन मस्ट बी आंसर इन टर्म ऑफ अमाउंट नीडेड व्हेन शालिनी रीच कॉलेज। तो उनको कितने पैसे की जरूरत होगी? कितने एजुकेशन कॉस्ट की जरूरत होगी 10 साल बाद जब वो कॉलेज पहुंच जाएंगे? तो द कॉस्ट आर क्वाइट लाइकली टू मूव अप। सच अ राइज इन द कॉस्ट ऑफ गोल इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए शालिनी आज अगर कॉलेज में एडमिशन लेती है तो 1 लाख रुपीज की जरूरत है, तो 10 साल बाद, और मान लीजिए हर साल महंगाई की दर 8% है, 8, तो हर साल उसका अमाउंट बढ़ते जाएगा। तो हो सकता है कि आफ्टर 10 ईयर उनको आज जो 1 लाख की जरूरत है
वो अमाउंट बढ़ के 2 लाख 3 लाख भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज नोन एज इन्फ्लेशन विथ रिस्पेक्ट टू द गोल वैल्यू। तो महंगाई भी अपने फिनेंशियल गोल में अपना भूमिका निभाता है। ठीक है, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट फॉर गोल वैल्यू इज क्रिटिकल। तो अपन कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको आज के इन्फ्लेशन को एडजस्टमेंट करना भी जरूरी है, विच द इंटायर प्लानिंग कैन गो हेवायर। नहीं तो क्या होगा कि आज जैसे 100 रुपया है और आने वाले 10 साल बाद अपने को 200 रुपया या 500 रुपया मिल रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन के कारण उसकी वैल्यू उतनी ही रह गई जितनी आज है। ठीक है, जैसे आप ये सोचिए कि 10 साल पहले कोई सामान अपने को 500 रुपए में मिल जाता था, अब सेम वही सामान आज हमको 1,000 रुपए में मिल रहा है। तो आखिर इन्फ्लेशन के कारण उसका रेट डबल हो गया, लेकिन हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो भी डबल हो गया। तो हमको इन्फ्लेशन के कारण वो अमाउंट नहीं मिल पाया जिससे अपन अपना गोल अचीव कर सके। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, सम पीपल हैव पूल ऑफ सेविंग इन्वेस्टमेंट एंड मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायर्ड फ्रॉम द पूल। इट इज पॉसिबल टू मैनेज दैट वे। The lacuna is you are not sure of the horizon of the investment. As we will see going ahead, knowing your horizons is important for investment decision. तो यहाँ पे एक केस स्टडी दिया है, इसको देखिए, क्योंकि इस टाइप के केस स्टडी हमेशा एग्जाम में आते हैं। पूरा केस स्टडी को अगर आप रीड कर लेंगे अच्छे से तो वो इजिली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, जैसे अब शालिनी को हायर एजुकेशन चाहिए, तो एज्यूम दैट द कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन इज 50 lakhs। आज के टाइम में उसका एजुकेशन का कॉस्ट है 50 lakhs। वेयर शालिनी वुड गो टू कॉलेज 10 year लेटर। शालिनी 10 साल बाद कॉलेज जाएंगे, लेकिन आज उसी का कोर्स का फीस है 50 lakhs। इफ इन्फ्लेशन इन कॉलेज फीस इज एक्सपेक्टेड टू 8%। तो कॉलेज फीस में जो इन्फ्लेशन दर है वो 8% है। तो हर पेरेंट नीड टू प्रोवाइड 1,07,94,625 रुपया। 10 साल बाद इतना उनको चाहिए होगा। देयर आर टू मेनी एजम्पशन इन्वॉल्व हियर द कोर्स शालिनी वुड परस्यू द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एंड द इन्फ्लेशन। However, one need to start with some assumption to plan properly, else the parent may plan to accumulate 50 lakh, which would be grossly insufficient। तो देखिए, इन्फ्लेशन दर से क्या हो गया, जो आज आपने 50 lakhs का प्लान करके रखा है कि हम 50 लाख बच्चे के एजुकेशन के लिए ऐड करेंगे, लेकिन 10 साल बाद वही आज जो आप 50 लाख रखे हो उसकी कीमत आधी हो जाएगी। आपको 1 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी 10 साल बाद। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। इन्फ्लेशन बहुत बड़ी चीज है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग एफडी कर लिए, फिक्स डिपॉजिट या कहीं इन्वेस्टमेंट किए हैं, लेकिन अगर वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे हैं ना, तो वो इन्वेस्टमेंट वर्थलेस है। कोई मतलब नहीं है ऐसे इन्वेस्टमेंट करने का। इन्फ्लेशन हैज लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। तो इन्फ्लेशन का लंबे समय तक लंबा इम्पैक्ट पड़ता है। हैंस व्हाइल प्लानिंग फॉर फंडिंग ऑल लॉन्ग टर्म गोल्स वन मस्ट कंसीडर इन्फ्लेशन इन द कॉस्ट ऑफ द गोल। तो अगर आप लंबे समय का कोई बड़ा गोल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इन्फ्लेशन को भी कंसीडर करना होगा। द इमीडिएट टर्म एंड नियर टर्म गोल में नॉट हैव बिग इम्पैक्ट ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो जो इमीडिएट गोल है अपना या नियर टर्म गोल है जो 1 साल में कंप्लीट करना है, तो उसमें इन्फ्लेशन उतना इंपैक्ट नहीं डालेगा जितना 10 साल वाले में डालेगा। ठीक है, इन्फ्लेशन इज द राइज इन प्राइस ऑफ वेरियस प्रोडक्ट एंड सर्विस कंज्यूम। तो इन्फ्लेशन क्या चीज होती है कि जो प्रोडक्ट और सर्विस अपन यूज कर रहे हैं उनके प्राइस में जो बढ़ोतरी हो रही है उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। द इन्फ्लेशन इज 6%। द हाउस होल्ड एक्सपेंस वुड बी हायर अ ईयर लेटर इन कंपेरिजन टू टूडेज कॉस्ट ऑफ लिविंग। जैसे एक फैमिली है, उसकी मंथली एक्सपेंस है 30,000 रुपए, दे वुड बी स्पेंडिंग 31,800 नेक्स्ट ईयर इफ इन्फ्लेशन इज 6%। अगर इस साल कोई फैमिली है, 30,000 रुपए अपना एक्सपेंस है उनका मंथली, और वही महंगाई दर अगर बढ़ जाती है तो अगले साल उनको 31,800 रुपया खर्चा करना पड़ेगा।
This doesn't look like much, but the inflation stays at the same level. The family expense would be roughly 53,725 after 10 year और 96,000 आफ्टर 20 ईयर। इसी दर से 6% की दर से अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आपको 10 साल बाद 53,725 रुपए की जरूरत पड़ेगी आपके मंथली एक्सपेंस के लिए, जो अभी केवल 30,000 रुपए है। और 20 साल बाद आपको 96,000 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, अगर इन्फ्लेशन 6% कांस्टेंट रहा तो। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना कि महंगाई दर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत ज्यादा महंगाई दर है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है। ये इसके इम्पैक्ट हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट, देखिए अपन अभी ना स्टार्टिंग में बहुत स्लो स्लो चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अपन अपना, जब अपने का अपना बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो अपन अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है? बिफोर टेकिंग अ लुक एट वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल फॉर इन्वेस्टर्स, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीड टू बी टैकल्ड। द टू वर्ड्स सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मीन द सेम थिंग और दे डिफरेंट वर्ड्स। क्या सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों सेम थिंग है या अलग अलग है? इफ देज आर डिफरेंट थिंग विच इज बेटर, अगर ये दोनों अलग अलग है तो कौन बेटर है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट? Such clarification is warranted since many individuals use the two term interchangeably. तो बहुत सारे इंडिविजुअल सेविंग और इन्वेस्टमेंट को सेम तरीके से समझते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग होता है। द वर्ड सेविंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम रूट एज सेव। Safety of money is of critical importance here, where when investment money, the primary objective typically is to earn a profit. तो सेविंग यानी जहां पे सेफ्टी हो मनी का, यानी कि हम भले ही पैसे बनाए मत लेकिन डुबाए भी मत। ठीक है, ठीक है, जो नहीं मिला तो नहीं मिला, आज 100 रुपए अपन ने सेविंग करके रखा है, वो 100 रुपए ही रहा, 98 नहीं हुआ या 90 नहीं हुआ या 120 भी बढ़कर नहीं हुआ। वेयर एस वन इन्वेस्ट मनी, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टिपिकली इज टू अर्न प्रॉफिट। जब कोई इंसान इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव रहता है? प्रॉफिट अर्न करने का। द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज दैट देयर इज ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कितना आप रिस्क ले सकते हो तो उतना रिटर्न, हायर रिस्क हायर रिटर्न, लोअर रिस्क लो रिटर्न, नो रिस्क नो रिटर्न। The other difference is evident from dictionary defining definition of saving: reduction in the amount of money used. The definition refer to reducing consumption so the money is saved. It is the saved money that can be invested. In other words, saving and investment are not to be considered as two completely different things, but two steps of same process. In order to invest money, one need to save first. Thus, saving preceded investing. तो मतलब ये है कि अगर अपने को पैसे इन्वेस्टमेंट करने, तो इन्वेस्ट करने के लिए पहले अपने को सेव करना पड़ेगा पैसा, अपने डेली के खर्चों को कम करना पड़ेगा, अपनी अर्निंग बढ़ानी होगी। तो खाते में जितने पैसे अपन सेव कर पाएंगे, उस सेव मनी को ही तो अपन इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे ना। यहां पे ये बोलने का इनका मकसद है। पहले क्या करेगा इंसान? कहीं नौकरी करेगा या तो बिजनेस करेंगे। बिजनेस करेंगे में तो जो प्रॉफिट होगा, या नौकरी कर रहे हैं तो जो आफ्टर एक्सपेंस जो पैसे बचेंगे वो सेविंग में आएंगे, और उस सेविंग मनी को हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, है ना। तो फैक्टर टू इवेल्युएट इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट के क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे अपन इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट कर सकते हैं या जान सकते हैं। द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू इवेल्युएट इन्वेस्टमेंट आर सेफ्टी। अगर अपन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पहला फैक्टर क्या होता है? सेफ्टी, दूसरा होता है लिक्विडिटी, और थर्ड होता है रिटर्न। इन एडिशन टू दिस देयर आर फ्यू मोर पैरामीटर जैसे कन्वीनियंस, टिकट साइज, टैक्सेबिलिटी ऑफ अर्निंग, टैक्स डिडक्शन। दिस फैक्टर हैव बीन डिस्कस्ड बिलो। तो ये सब फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं जब अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं।
तो पहला होता है सेफ्टी। दिस बिगिंस विद द सेफ्टी ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। तो सेफ्टी का मतलब क्या होता है? कभी भी अपन इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो पहले पूछते हैं सेफ है ना, पैसा डूबेगा तो नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि सेफ्टी कितनी है। अगर सेफ्टी नहीं है तो क्या मतलब? वन कुड स्ट्रेस दैट टू ऑल्सो इंक्लूड द डिग्री ऑफ श्योरिटी ऑफ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। कुछ लोग पूछते हैं ना कि कितना रिटर्न मिलेगा, डूबेगा तो नहीं। ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिस्क इन्वॉल्व। तो अगर अपने को जानना है कि हमारे इन्वेस्टमेंट में सेफ्टी कितनी है, तो अपने को जानना ये जरूरी है कि उसमें कितने सारे रिस्क इन्वॉल्व है, कितना रिस्क है उसमें। रिस्क है तो ही रिटर्न है, लेकिन ज्यादा रिस्क है तो ज्यादा रिटर्न भी है, तो ज्यादा डूबने का भी चांस है। कम रिस्क है तो आपको ज्यादा रिटर्न भी नहीं मिलेगा, वो भी है। तो मार्केट में अगर आप लोग हैं तो आप जानते होंगे जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना अच्छा रिटर्न होता है, और उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके पैसे डूब भी सकते हैं। फर्स्ट हो गया सेफ्टी। सेकंड होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को क्या समझते हैं? हाउ इजली वन कैन लिक्विडेट द इन्वेस्टमेंट एंड कन्वर्ट टू द कैश। जैसे हमने आज इन्वेस्टमेंट कर लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि 1 महीने बाद हमको अच्छा रिटर्न उसमें दिख रहा है, तो हम वो पैसे को निकाल लें और कैश में कन्वर्ट कर लें या अपने खाते में वापस रख लें। तो अगर वो इंस्ट्रूमेंट लिक्विड है या उसमें बहुत सारे ट्रेड होते हैं, बहुत सारे लोग उसमें हैं, यानी कि वॉल्यूम ज्यादा है, तब उसमें से निकलना आसान है। लेकिन अगर वही इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट अगर लिक्विड नहीं है तो क्या होगा? आप चाह के भी अपना पैसा तुरंत नहीं निकाल पाएंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रियल एस्टेट। जमीन आज आप खरीद लीजिए, महीने बार महीने भर बाद अगर आपको अच्छा रिटर्न उसमें दिख रहा है, तो आपको खरीदार पूरा खोजना पड़ेगा कि भाई कोई सेल करने के लिए कोई अवेलेबल है। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है आपको महीना 2 महीना लग जाए उसको सेल करने में। लेकिन वही इक्विटी क्या होता है, स्टॉक अपन खरीदते हैं मार्केट में, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आज अपन खरीदते हैं और महीने भर बाद अपने को 10% उसमें रिटर्न दिखता है, तो हम विथ इन 1 सेकेंड, एक क्लिक में उसको सेल कर पाते हैं। इसी को कहते हैं लिक्विडिटी। ठीक है, तो कुछ प्रोडक्ट क्या होते हैं इसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं। सम टाइम द नेचर ऑफ प्रोडक्ट कुड बी सच दैट सेलिंग इट इज डिफिकल्ट। सेल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सम टाइम देयर कुड बी सम ऑपरेशनल फ्यूचर, जैसे लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड होता है ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में, आफ्टर उसके बाद आप उसको खरीद या बेच सकते हैं। या फिर आपको जल्दी अगर उससे एग्जिट लेना है तो उसमें पेनाल्टी भी देनी पड़ती है। ठीक है, और कई बार पेनाल्टी आपको ज्यादा हैम्पर नहीं करती है, कई बार पेनाल्टी आपको हैम्पर भी करती है। इट ओनली लोअर द इन्वेस्टमेंट रिटर्न। अगर आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी तो उससे क्या होता है, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रिटर्न का, इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो कम हो जाता है ना पेनाल्टी अमाउंट देने के बाद। ठीक है। अब सेफ्टी और लिक्विडिटी के बाद आता है रिटर्न। As seen earlier in the definition of investment, the major purpose is to get some return from investment. अपना मेन टारगेट क्या होता है? रिटर्न प्राप्त करना। सच रिटर्न में बी इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर इनकम, ऑल्सो नोन एज करेंट इनकम, एंड कैपिटल एप्रिसिएशन और कैपिटल गेन। तो कैसा होता है, कई लोग को पीरियडिक यानी कि हर महीने रिटर्न चाहिए, तो उसको करेंट इनकम बोलते हैं। कुछ इनकम में कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, या आपका अमाउंट बढ़ गया, जैसे आज 10,000 रुपया लगाए हैं, तो हो सकता है साल भर बाद अब वो 20,000 25,000 हो गया, तो उसको उसको कैपिटल गेन भी कहते हैं। द करेंट इनकम इज रिसीवेबल पीरियडिकली। जो करेंट इनकम होती है वो हर महीने पीरियड अनुसार
कोई मंथली, कोई क्वार्टरली, कोई ईयरली मिलती है, विदाउट हैविंग टू सेल द इन्वेस्टमेंट। अपने को इन्वेस्टमेंट को सेल नहीं करना रहता, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आ रहे हैं वो अपने को क्वार्टरली, ईयरली, मंथली जो भी है वैसा मिलता है। लेकिन कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल गेन कैन बी रियलाइज व्हेन वन सेल द इन्वेस्टमेंट। कैपिटल गेन कैसे प्राप्त होता है? वही है ना, जैसे आज अपन ने रिलायंस के शेयर लिए, एक एग्जांपल है, और उसको 2 महीने बाद अपन पूरी तरीके से बेच देंगे, तो अपने को उसमें जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल गेन कहलाएगा। द एग्जिट चार्ज और पेनाल्टी वुड ब्रिंग डाउन द रिटर्न। कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसमें एग्जिट चार्ज भी लगता है और पेनाल्टी भी लगती है, उससे क्या होता है, रिटर्न जो है वो कम हो जाता है। वेयर एवर देयर आर any such charges for early withdrawal, the same must be considered as trade off between liquidity and return। ठीक है, तो इसको लिक्विडिटी एंड रिटर्न के बीच का ट्रेड ऑफ बोला जाता है। यहां तक सर आप लोगों को क्लियर हुआ? बहुत इजी टर्म और बहुत स्लो मोशन में मैं जा रहा हूं, क्योंकि अगर बेसिक को अगर अपन स्ट्रांग बना लेंगे अपना बेस को, तो आगे अपने को दिक्कत नहीं जाएगी। और ये जितना भी मैंने पढ़ाया इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। यहां तक क्लियर सर? नेक्स्ट होता है कन्वीनियंस। Convenience means any investment must be evaluated in terms of convenience with respect to investing, taking the monthly money out fully or partially, as well as the investor ability to convince check the value of investment as well as receive the income। इसका क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट किया अपन ने, तो कई जगह क्या होता है कि पैसे या तो पूरे निकाल लिए या तो पार्शियली निकाल लिए। ठीक है, वैसा अपने पास साधन अवेलेबल है कि नहीं उस इन्वेस्टमेंट में? नहीं है तो दिक्कत है। जैसे रियल एस्टेट आप खरीद लिए तो उसको आप पार्शियली नहीं बेच सकते, बेचने में कठिनाई होगी, या पूरा बेचना चाहे तो भी कठिन होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट किए मान लीजिए म्यूचुअल फंड में, तो लॉक इन पीरियड है। पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट किए तो आपको 5 साल 7 साल रुकना पड़ेगा। तो ये होता है। अब होता है टिकट साइज। टिकट साइज यानी कि कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसको अपन 50 या 100 रुपए भी मिनिमम अमाउंट से कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसमें 1 लाख रुपए कम से कम। कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं कि जिसमें 1 करोड़ रुपए भी देना है मिनिमम। दिस बिकम अ इंपॉर्टेंट फैक्टर while टेकिंग अ डिसीजन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। At the same time, this must not be only factor. Some investors have started consider certain investment only because they could afford the same, without checking whether they need it or it was appropriate for their situation or goal। कई बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि बड़ा अमाउंट है, 1 लाख 1 करोड़, तो उनके पास है, तो क्या करते हैं वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ठीक है, वो अपने गोल या सिचुएशन नहीं देखते। होता क्या है कि पैसे हैं, ठीक है, डाल दो, उनको जरूरत है कि नहीं है उसको भी कुछ लोग ध्यान नहीं रखते, क्योंकि बड़े इन्वेस्टमेंट है, बड़े पैसे वाले लोग जो होते हैं। और स्मॉल जैसे 50 100 रुपया 500 रुपया जो एसआईपी अपन मिडिल क्लास लोग करते हैं, 1000 रुपया 2000, या जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके ऊपर ये टिकट साइज डिपेंड होती है। टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम, व्हाट वन रिटर्न आफ्टर टैक्स इज व्हाट मैटर। टैक्सेशन ऑफ अर्निंग इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। जैसे अपने को इनकम प्राप्त हुई, प्रॉफिट हुआ तो टैक्स दो, लॉस हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, मत दो टैक्स। While looking at the taxability of income, it is critical to evaluate various other factors. Not look at taxation is isolation. Some product may offer lower tax on investment return,
कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें टैक्स बहुत कम लगता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं लेकिन उसमें सेफ्टी भी बहुत कम होती है। ठीक है। एट द सेम टाइम दिस कुड बी सम प्रोडक्ट दैट में ऑफर लो टैक्स। कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जिसमें टैक्स लो है। ओनली इफ द इन्वेस्टर स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ सर्टेन टाइम और टिल द मेच्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो ऐसे प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं जिसमें टैक्स रेट कम होता है? जिसको एक सर्टेन टाइम तक, जैसे बीमा पॉलिसी अपन लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि 5 साल 10 साल का टाइम होता है, तो उसमें भी टैक्स रेट कम होता है। इन अदर वर्ड, इन इफ इन्वेस्टर सेल द इन्वेस्टमेंट बिफोर मैच्योरिटी, और सेम चीज को अगर मैच्योरिटी से पहले अगर आपने सेल कर दिया तो आपको टैक्स रेट ज्यादा लगेगा। तो वही टैक्सेबिलिटी की बात है। कुछ इंस्ट्रूमेंट है जैसे स्टॉक में 10% 15% है, बिटकॉइंस और में 30% तक है, और ऑप्शन ट्रेडिंग में शायद 15% है शायद। हाँ, तो उसी टाइप की बात है। तो हर हर प्रोडक्ट्स के अपने अपने टैक्स रेट होते हैं। ठीक है। टैक्स डिडक्शंस, a real matter is tax deduction that may be available in case of certain product. Such a deduction effectively increase the return on investment since the same is calculated after factoring the net amount investment. However, where a deduction is available, the product may have lock-in period of a certain year. ठीक है। Once again, it is trade-off between liquidity and tax deductions. The above discussion offer good framework for evaluation of investment purpose. ठीक है। तो टैक्स डिडक्शन का भी वही है कि जिसमें लॉक इन पीरियड ज्यादा होगा उसमें जो टैक्स डिडक्शन है वो थोड़ा कम होता है। वही वाली बात है, यहां भी कही गई है। अब नेक्स्ट है डिफरेंट असेट्स क्लास। तो असेट्स यानी इन्वेस्टमेंट्स के जो क्लासेस है कितने हैं, क्या कहां कहां अपन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वेरियस इन्वेस्टमेंट एवेन्यू कैन बी ग्राउंडेड इन वेरियस कैटेगरी कॉल्ड असेट्स क्लास। An asset class is grouping of investment that exhibit similar characteristic. These are four broad asset category और assets class। चार टाइप के broad assets category हैं। पहला है रियल assets, रियल एस्टेट, कमोडिटीज, इक्विटी एंड फिक्स इनकम। तो रियल एस्टेट क्या है, क्यों लेते हैं अपन? क्योंकि अपने को घर बनाना है। ठीक है, घर बना लिए, उसके बाद भी पैसे हैं, तो अगर अपने को लग रहा है कि यहाँ का प्राइस बढ़ सकता है और यहाँ पे और घर बना के अपन रेंट में दे सकते हैं, होटल रेस्टोरेंट जो भी बनाना चाहें, तो उसके अनुसार रियल एस्टेट पहला आता है। रियल एस्टेट इज कंसिडर एज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर अमंग ऑल द असेट्स क्लासेस। The popularity of this asset category is large because reason not related to investment. इस ये सबसे ज्यादा पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इसका रीजन केवल इन्वेस्टमेंट नहीं है। फॉर दोज हु हैव बॉट देयर ओन हाउस, इट इज लार्जेस्ट एक्सपेंस इन लाइफ। जो अपना घर बनाना चाहते हैं, तो आप लोग भी जानते हो कि अगर आपने एक बार घर बनाया तो वो लाइफ टाइम में एक सबसे बड़ा एक्सपेंस आपका होगा। सबसे ज्यादा खर्चा जो आपने एक जिंदगी में किया होगा, 60 70 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़, तो वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है या एक्सपेंस भी होता है। The word used here is expense, not investment. This would be elaborate later, but it is pertinent to mention here in majority of case. Individual purchase real estate for self-occupation. This should not be considered as investment, since selling the same may have a negative impact on one's lifetime. तो जो इंडिविजुअल होता है वो रियल एस्टेट अपने खुद के रहने के लिए ही मैक्सिमम लोग लेते हैं। ठीक है। रियल एस्टेट कुड बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरी। पहला होता है रेसिडेंटल रियल एस्टेट, सेकंड होता है लैंड, थर्ड होता है कमर्शियल। तो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट यानी कि जिसको अपन रहने के लिए लेना है, घर घर बनाना है वहां पे। सेकंड लैंड यानी एग्रीकल्चर के लिए हो सकता है, और भी बहुत सारे आजकल यूज है। कमर्शियल रियल एस्टेट यानी जहां पे शॉपिंग मॉल्स खोल लें। तो इसके रियल एस्टेट्स के क्या क्राइटेरिया है या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं?
रियल एस्टेट के। तो पहला, लोकेशन। रियल एस्टेट कहीं भी अपन घर लेते हैं तो लोकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इम्पैक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। तो अगर आपकी लोकेशन अच्छी नहीं है या बहुत अच्छी है, तो दोनों में आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और मैंने बताया ना, रियल एस्टेट इज इलिक्विड, सबसे ज्यादा इलिक्विड है, यानी कि इसको आप आसानी से सेल नहीं कर सकते। इट इज नॉट अ डिविजिबल असेट, इसको आप तोड़ के भी बेच नहीं सकते। वन कैन इन्वेस्ट इन फिजिकल रियल एस्टेट एज वेल एज इन द फाइनेंशियल फॉर्म। आप फिजिकल रियल एस्टेट में भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, और दूसरा फिनेंशियल फॉर्म में भी कर सकते हैं। उसका एग्जांपल मैं बताऊंगा। अपार्ट फ्रॉम कैपिटल एप्रिसिएशन, इट कैन ऑल्सो जनरेट करंट इनकम इन फॉर्म ऑफ रेंट। कैपिटल एप्रिसिएशन रियल एस्टेट का होता है, हर साल जमीन और घर के दाम बढ़ते हैं, और इसके अलावा इसमें करंट इनकम भी प्राप्त होती है, जैसे अपन ने रेंट में दे दिया, ठीक है, रेंट में दे दिया, लीज पे दे दिया। इन केस ऑफ रियल एस्टेट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट वेरी हाई, brokerage charge, registration charge are quite high. This would bring down the return on investment. तो ये ब्रोकरेज और रजिस्ट्रेशन चार्ज के कारण रियल एस्टेट का जो रिटर्न होता है वो ज्यादा अच्छा नहीं होता है। द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल एज टैक्सेबल पे मस्ट बी एडजस्टेड बिफोर कैलकुलेटिंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो मेंटेनेंस जो लगती है प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, जो घर बनाया उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा। टैक्स पेएबल बट मस्ट बी एडजस्टेड बिफोर कैलकुलेटिंग द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो टैक्स और मेंटेनेंस, इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में। दिस एक्सपेंस आर क्वाइट हाई एंड कैन नॉट बी इग्नोर। तो मेंटेनेंस और टैक्स भी बहुत ज्यादा हाई होते हैं। In the investment acquired or sold shall be accounted and transaction price excluding all transaction costs such as brokerage, stamp charge, any charge customarily included in brokerage contract note are attribute to acquisition or sales of investment। तो इसमें बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, ब्रोकरेज है, स्टाम्प चार्ज है, ठीक है, ब्रोकरेज का कॉन्ट्रैक्ट नोट है, बहुत सारे चार्जेस होते हैं, ठीक है, उसके बारे में यहां बात की गई है। तो ये सब फैक्टर्स अपने को माइंड में रखना है जब अपन रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड होता है कमोडिटीज। बहुत इजी है, गोल्ड है, सिल्वर, दो ही कमोडिटीज तो जानते हैं। लेकिन this is another asset category that people are largely familiar with various way. On regular basis, people consume many commodities. जैसे agriculture like spices, petroleum products such as petrol, diesel, metal like gold and silver. However, it is not possible to invest in most of this. तो आप इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते इतनी इजीली, ठीक है, पेट्रोल डीजल में या स्पाइसेस में या क्रूड ऑयल्स में, as many of these are either perishable or hence cannot be stored for long। तो बहुत सारे ऐसे हैं कि खराब हो जाते हैं, जैसे कमोडिटीज है, और स्टोर करने में भी बहुत ज्यादा चार्जेस लगते हैं इसको, ठीक है। आप पेट्रोल और डीजल को सोचते होंगे कि बहुत आसान है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टोरेज कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्रूड ऑयल्स और पेट्रोल का ही है। स्टोरेज ऑफ सेम कुड ऑल्सो टेक अ लॉट ऑफ स्पेस। तो ज्यादा स्पेस लेगा तो आपको क्या होगा, आपको रेंट पे लेना पड़ेगा या एक प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी उसको स्टोर करने के लिए, क्रिएटिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन। दो देयर आर कमोडिटी डेरिवेटिव अवेलेबल ऑन मेरी कमोडिटीज। तो कमोडिटीज में डेरिवेटिव, फ्यूचर एंड ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इट मे नॉट बी वाइज टू कॉल दिस इन्वेस्टमेंट फॉर टू रीजन। देयर आर लीवरेज प्रोडक्ट। लीवरेज प्रोडक्ट क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट के एक्सपोजर से आप बड़ा एक्सपोजर ले सकते हो, ठीक है, छोटा सा अमाउंट। जैसे ऑप्शन इन फ्यूचर में अपन केवल मार्जिन मनी दे के 10 लाख 20 लाख के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, तो उसमें कितना मार्जिन देना पड़ता है, 50,000 लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा।
These are normally short term contract where investor needs maybe for a longer period. ठीक है. On other hand, there are at least two commodity that many investor are quite familiar. तो गोल्ड एंड सिल्वर है जिसके साथ बहुत सारे लोग फेमिलियर हैं. When some investment in these commodities, the price are almost in synchronized across the world. तो जो ये कमोडिटीज की प्राइस है गोल्ड एंड सिल्वर ऑल ओवर वर्ल्ड सेम चलता है. इट इज इजी टू अंडरस्टैंड द प्राइस ऑफ गोल्ड सिल्वर अक्रॉस कंट्री बाय सिंपली लुकिंग एट फॉरेन एक्सचेंज रेट बिटवीन द टू कंट्रीज करेंसीज. तो अगर आपको गोल्ड रेट और सिल्वर का रेट पता करना है तो उसको क्या करेंगे, जैसे इंडिया में तो गोल्ड मान लीजिए डॉलर में चल रहा है तो उसको आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर लीजिए तो आपको गोल्ड का रेट पता चल जाएगा. एंड मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर वेरियस कॉस्ट एंड रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय एनी ऑफ द कंट्रीज. इन दिस मैनर देज आर ग्लोबली एक्सेप्टेड असेट्स. तो जो गोल्ड एंड सिल्वर है ग्लोबली एक्सेप्टेड असेट्स हैं, सबसे ज्यादा ट्रेड होते हैं, सबसे लोग कहीं भी जाओ ऐसा कोई कंट्री थोड़ी ना जहाँ पे आप गोल्ड दे दो तो वो मना करेगा कि नहीं ये हमारे यहाँ नहीं चलता है. एक बार डॉलर रुपीस ये सबको लोग मना कर सकते हैं लेकिन गोल्ड ऐसी चीज है हर जगह एक्सेप्टेबल है. बोथ दिस कमोडिटी हैव यूज्ड एज इन्वेस्टेज और स्टोरेज ऑफ वैल्यू फॉर लॉन्ग. तो इन्वेस्टमेंट में भी अच्छा है और आप लंबे समय तक उसको रख सकते हो, कोई खराबी नहीं आती उसमें. ठीक है. और गोल्ड को तो सेफेस्ट हेवन माना जाता है. अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में रिस्क है तो लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं. इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ इकोनॉमी करेंसी गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी द फाइनल शेल्टर. तो गोल्ड को माना जाता है कि अगर इकोनॉमी फेल हो रही है यानी कि गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला है. The opposite can also come with very strong argument. Many currency across the world were paid to the gold reserve available with the central bank of the country for long. तो बहुत सारी करेंसी का जो प्राइस है वो गोल्ड के रिजर्व जो आरबीआई या सेंट्रल बैंक हैं जैसे एफबीआई उनके पास कितने रिजर्व है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. दिस आल्सो कॉल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड्स हैव डन अवे विद अ फ्यू डिकेड्स अगो. मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक होल्ड गोल्ड इन द देयर रिजर्व. तो जितने सेंट्रल बैंक्स हैं पूरी दुनिया में आरबीआई एफबीआई और बैंक ऑफ जापान और क्या है यूरोपियन जो आपका यूरोप के जो सेंट्रल बैंक्स हैं तो वो क्या करते हैं गोल्ड को अपने रिजर्व पे रखते हैं. A investor in commodity would have count only capital appreciation since they do not generate any current income. तो कमोडिटीज से में केवल आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है, इससे कोई करंट इनकम जनरेट नहीं हो पाती है. गोल्ड एंड सिल्वर इन वेरिंग डिग्री ऑफ प्योरिटी. तो गोल्ड एंड सिल्वर के 24 कैरेट 22 कैरेट 18 कैरेट इस टाइप के आते हैं ना तो उनकी प्योरिटी के अनुसार ये अवेलेबल होते. ईच वन कैन बॉट एट डिफरेंट प्राइस फ्रॉम द मार्केट. लार्ज मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर इज ऑलमोस्ट पॉसिबल टू मेक आउट द लेवल ऑफ प्योरिटी. तो जितने बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो सबसे ज्यादा प्योर जो होता है उस गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट करते हैं. कई लोग सर्टिफिकेट की भी डिमांड इफ वी ऑप्ट फॉर अ प्योरिटी सर्टिफिकेट. ठीक है. अब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अब उनको प्योरिटी सर्टिफिकेट चाहिए तो उसका थोड़ा कॉस्ट ऊपर नीचे भी होता है. द रिस्क ऑफ गेटिंग लोअर क्वालिटी मेटल इज हाई. ठीक है. तो कई बार इसमें रिस्क क्या है गोल्ड एंड सिल्वर लेने में कि अगर आपको गोल्ड एंड सिल्वर की पहचान नहीं है तो हो सकता है कि आपको लोअर कैटेगरी का मेटल थमा दिया गया हो जो आपको 10 साल बाद समझ में आ रहा है कि ये तो नकली अपने को मिल गया. तो ये रिस्क इसमें बताया गया है कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट के लिए. ठीक है. तो अपन ने अभी दो देखा रियल एस्टेट और कमोडिटीज. तो नेक्स्ट क्लास में जो कल होगी तो उसमें अपन इक्विटी देखेंगे. ठीक है. सॉरी फिक्स इनकम और इक्विटी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे.